आज का हमारा जो सेशन है एक डाटा एनालिसिस का कोड है BECS 184 जो कि सेकेंड ईयर का कोड है BECS 184 डाटा एनालिसिस बेस पे है। इसमें हम पर्टिकुलर ये पढ़ेंगे कि डाटा एनालिसिस किस बेसिस पे किया जाता है, डाटा क्या होता है और डाटा के अकाउंट में हमारा किस बेसिस पे हमारा डाटा क्रिएट किया जाता है। ये पर्टिकुलर इसमें हम पढ़ेंगे। पढ़ने के साथ साथ हम इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही कवर करने वाले हैं, ठीक है। बिकॉज ये आपका जो सेशन है फुल्ली ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन ऑन एग्ज़ाम बेसिस पे है, जो आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन रिपीट है और वही क्वेश्चन आते हैं और इन्हीं क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, इन्हीं बेस पे तैयारी कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे मार्क्स से कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कोरिलेशन डज नॉट इम्प्ली कजन्स डू नॉट एग्री, गिव रीज़न फॉर एनी आंसर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें अगर मैं बात बोल रहा हूँ तो ये क्या पूछ रहा है, तो देखिए परस्पर संबंध का मतलब कार्यान्वयन कारण क्या संबंध है स्पष्ट कीजिए। यानी कि देखिए परस्पर संबंध और ये कार्यान्वयन क्या होता है, अब हम उसके बारे में देखेंगे, जिसे हम कोरिलेशन बोलते हैं। देखिए नाम से पता चल रहा है कोरिलेशन यानी कि एक कलेक्शन की बात कर रहा है, यानी कि एक दूसरे की बेसिस पे जो है मतलब जुड़ा हुआ है, दोनों में कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन है। तो देखिए कोई भी आपका डाटा होता है वो उसका सिग्निफिकेंट क्या होता है कि वो दूसरे डाटा के अकॉर्डिंग ही कनेक्टिविटी रहता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप अपने मतलब किसी भी चीज़ में डाटा बना रहे हो, फॉर एग्जांपल कि क्लास में डाटा बना रहे हो कि क्लास में इतने बच्चे हैं, तो ये क्या है, एक बच्चों की डाटा एनालिसिस है। तो उस अकॉर्डिंग क्या है, अब कौन सी क्लास का है ये हमें पता चलता है। तो यानी कि किसी ना किसी चीज़ का सिस्टमेटिकली एक करेक्ट बोल सकते हो कि कॉम्बिनेशन होता है। तो देखिए कोरिलेशन मीन्स द रिलेशनशिप, जैसे कि मैंने बता ही दिया कि आपका ये कनेक्टिविटी होता है, रिलेशनशिप अ पैटर्न बिटवीन, ये आपका एक पैटर्न होता है बिटवीन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो बोल सकते हैं कि वेरिएबल्स में आपके पैटर्न के रूप में देखा जाता है, ठीक है। जो हम देखते हैं कि अगर इन्हीं पैटर्न को अगर हम डाटा के अकॉर्डिंग एनालिसिस करते हैं तो ये वेरिएबल्स हमारे पर्टिकुलर हमारे सिस्टम में, हमारे बोल सकते हैं कि हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में भी हम देख सकते हैं। अब ये पर्टिकुलर वेरिएबल्स क्या होता है जिसे हम चर बोलते हैं, चर यानी कि अस्थिर बोलते हैं, जो अस्थिर होते हैं। कोई भी डाटा होता है तो हम उन्हें अस्थिर बोलते हैं, क्योंकि कि जब तक हमें डाटा मिलता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि कोरोना हुआ था, कोरोना में क्या हुआ था कि अलग अलग सिस्टम में आपका बोल सकते हैं कि डॉक्टर जो है एनालिसिस कर रहे थे, कभी ये मेडिसिन लॉन्च कर रहे थे, इस जगह पे इतने लोगों की मृत्यु हुई, डेथ हुआ, तो वो भी एक डाटा का कलेक्शन था। अब उस कलेक्शन के कारण क्या है, पर्टिकुलर हमारा मेडिसिन कितना बनाना है, कितना हमें मेडिसिन कितने लोगों का इलाज करना है, इस दोनों डाटा को कंबाइन करते हुए एक बोल सकते हो कि कोरिलेशन करना, यही कहलाता है। कोरिलेशन मीन्स आपके रिलेशनशिप और पैटर्न बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या हो गया, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बता ही दिया कोरोना के टाइम पे, जैसे मान लीजिए कि कोरोना के टाइम पे 100 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी और 100 लोग जो है कोरोना से ग्रसित थे। ग्रसित का मतलब होता है कोरोना के बीमारी से पीड़ित थे। अब उस सिचुएशन में मेडिसिन कितना बनाया जाएगा, कम से कम 150 लोगों की मेडिसिन बनाया जाएगा, 50 एक्स्ट्रा लेके चला जाएगा ताकि बनाते बनाते कोई और लोगों को कोरोना हावी ना कर ले। तो ये क्या है, एक दोनों के बीच कॉम्बिनेशन हो गया, इसी को हम कोरिलेशन बोलते हैं। गॉट इट, ठीक है। तो हम स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपके सब हेडिंग्स आते हैं जो आपने पूछा, जैसे कि गिव रीजन फॉर रीजन हमें बताना था, तो इसमें हम फॉर रीजन बताएंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ वेरिएबल्स इज कंसिस्टेंट, ठीक है। ये अब आपका आ जाता है जिसे हम कॉन्सिटेंटल के रूप में देखते हैं। अब कॉन्सिटेंटल क्या होता है, पर्टिकुलर एक, अब जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि टू वेरिएबल्स, दो सिचुएशन, दो डाटा के बीच हम जब कॉम्बिनेशन देखते हैं, तो देखिए फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं एक ऐसे, एक फुटबॉल टीम होता है और दूसरा आपका बोल सकते हो कि उसका अपोजिट टीम होता है, ठीक है। फुटबॉल टीम में आपका अपोजिट प्लेयर्स होते हैं और दूसरे, तो इन दोनों में क्या कोरिलेशन होता है,
ये दोनों ही खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं। अपने लिए फाइट करते हैं कि हाँ मुझे जीतना है, और दूसरे के लिए फाइट करते हैं कि हाँ नहीं मुझे जीतना है। अपने गेम को ज़्यादा परफॉर्मेंस, ज़्यादा एक बोल सकते हो कि पॉइंट्स लेना है, ठीक है। जैसे हम इलेक्शंस के रूप में देख सकते हैं। इलेक्शंस में क्या होता है भाई, उनका सबका टारगेट होता है कि भाई चुनाव में हमें पर्टिकुलर पॉइंट्स हमें ज़्यादा, यानी कि वोट हमें ज़्यादा प्राप्त करना ताकि हम जीत जाए। वैसे ही फॉर एग्जांपल हमारे गेम में होता है, दोनों टीम आपस में वो टक्कर लेती है कि भाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स लेना है ताकि जो है गेम का जो विजेता है, ठीक है, वो हम बने। तो इसे क्या है, इसे बोलते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ वेरिएबल एंड कॉन्सिडेंटल। कॉन्सिडेंटल का मतलब होता है कि दो सिचुएशंस, ठीक है। अब उसके बाद हमारा रिवर्स कॉन्सिडेंटली। तो अब इसमें क्या है, रिवर्स कॉन्सिडेंटली मीन्स देयर इज अ कॉन्सिडेंटिव रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ ए एंड बी बट नॉट एट ऑर्डर ऑफ ए असेंडिंग। यानी कि जो रिलेशनशिप है वो पर्टिकुलर असेंडिंग ऑर्डर में ना हो के दोनों में बीच जो है सिमिलरिटी पाया जाए। फॉर एग्जाम्पल असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपका बोल सकते हो बढ़ते क्रम देखा जाता है, और डिसेंडिंग यानी कि घटते क्रम देखा जाता है। बढ़ते क्रम की बात कर ली जाए तो देखो हमारा जो गेमिंग जो प्रोसेस है, यानी कि जो डाटा है वो बढ़ते क्रम में होना चाहिए। ये नहीं कि आज हमारा जो डाटा है वो आज मतलब 8 है कल 7 हो जाए। जैसे टेम्परेचर होता है कि भाई कल डिग्री इतनी है, आज घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, इवन देन कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है, रिवर्स है। यानी कि रिवर्स के पर्टिकुलर आपके पॉइंट्स के रूप में देखा जाएगा कि जो हमारा डाटा है वो असेंडिंग से डिसेंडिंग में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। यानी कि रिवर्स गियर, जैसे कि रिवर्स गियर लगाते हैं तो क्या होता है, बैक हमारा गाड़ी आता है ना, तो सेम वही प्रोसेस है। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है कॉमन कंफाउंडिंग वेरिएबल्स कॉजेज बोथ इवेंट्स। यानी कि कॉमन कंफाउंडिंग होना चाहिए, यानी कि कॉमन, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं बात बोलूँ तो आपको पता है कि बहुत बार ऐसे मैचेस होते हैं, मैं मैच का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, और बाकायदा जो है आपको बुक में भी दिया रहता है एग्जाम्पल्स इसी तरीके के। कि देखिए बहुत बार आप लोग ऐसे देखते हो कि दोनों टीम है ना बहुत स्ट्रांग होती है, मतलब दोनों में बहुत ज़्यादा एक एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, कॉम्पिटिटिव हो जाता है पूरा मैच, ठीक है। तो हम कहते हैं यार कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कोई भी खिलाड़ी जीत सकता है, कोई भी टीम जो है जीत सकती है। अब इस सिचुएशन में हमें कई बार क्रिकेट में देखने को मिलता है कि भाई रन बने या ना बने देखने को मिला, फुटबॉल में भी होता है, आपके बोल सकते हो कबड्डी में होता है। तो ये हमारा क्या है, हमारे कॉमन कंफाउंडिंग वेरिएबल्स है, यानी कि जो दोनों पॉइंट्स है, दोनों रिलेशन है, चाहे ए और बी मान लो, एक एग्जांपल लेते हैं ए और बी है, ठीक है। तो उन दोनों के बीच जो है कंफाउंडिंग जो बन रहा है, यानी कि जो बॉन्डिंग बन रहा है वो आपका कॉमन रूप में हो। अब कॉमन रूप में क्या है, यानी कि दोनों का जो टक्कर है वो बिल्कुल बराबर का हो। भाई मैच कभी भी कुछ भी पलट सकता है, समझ रहे। तो ये सब बोलते हैं ना, तो उसी को आपका बोला जाता है अ कॉमन कंफाउंडिंग वेरिएबल्स कॉजेज बोथ इवेंट्स। इवेंट्स यानी कि बोल सकते हैं आपका पूरा एक फंक्शन के रूप में देखा जाता है, ठीक है। क्लियर है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स यूजेस इन अ सॉल्विंग स्टैटिकल्स प्रॉब्लम्स। देखिए एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नाम से पता चल रहा है कि जिसे हम सामान्य तौर पे विभाजित कर सके। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या था, बांट सकना, ठीक है। तो नॉर्मल कन्वर्स ऑफ दी आपका सिस्टमेटिक्स जो है आपका डिस्ट्रीब्यूट किया जाए या फिर बांटा जाए, उसी को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में देखते हैं। और ये मेथड हम बोल सकते हैं कि अपने हर एक टू इक्वल सिचुएशन में देखते हैं, यानी कि दो इक्वल सिचुएशन में देखते हैं कि हम बराबर देखा जाए। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं अब बताता हूँ आपको कैसे समझ में आ जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे। अब मैंने बोला कि टू इक्वल सिचुएशंस। अब आपको पता है कि कई बार होते हैं, दो बच्चे होते हैं, मतलब बहुत ही शरारती भी होते हैं, कई बार नटखट भी होते हैं, प्यारे भी होते हैं। अब वो क्या होता है कि दोनों को एक ही चीज़ पसंद आता है, तो हमें क्या है, वो टू इक्वल सिचुएशंस हो गए। भाई दोनों एक ही चीज़ की डिमांड कर रहे हैं और एक जैसे की डिमांड कर रहे हैं, तो क्या हो गया, वो टू इक्वल सिचुएशंस हो गए। समझ में आ गया। बहुत बार होता है हमारे साथ कि हमारे लाइट डेट की हमारे घर के भतीजे भांजे जो भी एनीथिंग एल्स, तो वही इस तरीके का खेल करते हैं, हरकतें करते हैं। तो वैसे ही
हमारा जो नॉर्मल सिचुएशन होता है, हमारा हाईएस्ट पॉइंट के रूप में सेंटर एज अ सेंटर के रूप में वुड बी क्रिएट टू इक्वल हेल्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात बोलूँ तो ये हमारे क्वालिटीज़ बेस पे होता है। हमारे नॉर्मल सिचुएशन जो होता है, जो मीडियन मोड और आपके बोल सकते हैं कि मीन पर डिफरेंट रूप में आपका देखा जाता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि मीन मोड मीडियन, इनका भी एक बोल सकते हो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है निकालने का तरीका होता है, और फिर उसके बाद थोड़ा इनका डिफरेंट वाला भी एंगल होता है। ठीक, उसी को हम बोल सकते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मैं बात बोला जाए तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ए पैराग्राफ डिस्कस अ properties of a normal distribution. The equation of normal distribution curve y is equal to n x square स्लैश यानी कि अपॉन बोलते हैं जिसे s 2p आप 2p स्क्वायर या फिर 2sk स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक पर्टिकुलर इक्वेशन के रूप में जाना जाता है, जो कि मैं आपको बता दिया। इसकी प्रॉपर्टी है, ये इसकी डियर इक्वेशंस हैं, या फिर बोल सकते हैं एक एग्जांपल के थ्रू लिख सकते हो। ठीक है, अदरवाइज इसमें कोई नीड नहीं है। जस्ट फॉर एग्जांपल आप अपने आंसर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये सारे सोर्सेस आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि हमारा एक अंडर टू एरिया में डिफाइंड होता है। जो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होती है, जो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, उस पॉइंट को हम मेज़र करते हुए क्या करते हैं, उसे हम बांटने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक डाटा लिया 1 2 3 4 5, ये मतलब एक पर्टिकुलर 6 तक डाटा लिया। ठीक है, 7 तक डाटा ले लिया, चलो ठीक है। तो इनका सेंटर क्या है, इनका सेंटर क्या बनेगा? अगर मैं बात बोलूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो इनका सेंटर क्या बनेगा? 4 इनका सेंटर बन जाएगा। क्या है? 4 इनका सेंटर बन जाएगा। 3 ऊपर है, 3 डिजिट नीचे है, तो ये क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और इसका सेंटर क्या है? 4 है। तो यही बात बोल रहा है, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी एट अ मिडल टर्म या फिर मिडल सेंटर। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारा एक पर्टिकुलर एक क्वेश्चन का आंसर है, जो कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कैरेक्टर स्केच को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट बिटवीन द फॉलोइंग्स। ठीक है, बिटवीन क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन मेथड एंड केस स्टडीज़ एंड पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च। तो देखिए हमें ये 2 रिसर्च के बारे में बता रहा है, तो एक एक्शन रिसर्च बता रहा है और केस स्टडी के बारे में बता रहा है। तो देखिए नाम से पता चल रहा है कि एक्शन रिसर्च इज़ अ टाइप ऑफ ए क्वालिटेटिव रिसर्च विच इज़ अपोर्टेड बाय अ रिसर्चर्स। यानी कि बोल सकते हो एक्शन रिसर्च वो रिसर्च होता है जो किसके माध्यम से अपॉइंट किया जाता है, किसके माध्यम से हैंडल किया जाता है। तो वो रिसर्चर उसे एज अ ऑर्डर ऑफ सॉल्व करने के लिए ही किसी भी चीज़ का रिसर्च करता है। फॉर एग्जांपल कोई भी रिसर्चर होते हैं वो क्यों रिसर्च करते हैं? किसी चीज़ की खोज करने के लिए, तथा उस या फिर कोई प्रॉब्लम होता है तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल कोरोना था, कोरोना के ऊपर भी तो रिसर्च किया गया था कि हाँ भाई कितने कैसा इसका मेडिसिन का इलाज किया जाएगा। तो क्या है उसके प्रॉब्लम था तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। अब रिसर्च इसलिए भी किया जाता है, किसी चीज़ का पर्टिकुलर खोज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे सिंधु सभ्यता था, सिंधु सभ्यता का रिसर्च क्यों किया गया था? ताकि सभ्यता के बारे में अच्छे से जानकारी मिल सके कि हाँ भाई सभ्यता थी क्या, किस बेसिस पे था, कब इसकी शुरुआत हुई थी, क्या था, ये पूरा आपका रिसर्च था। ठीक है, तो एक्शन रिसर्च इज अ रिसर्च दैट इज यूज फॉर अ क्रिएटिंग और एक्शन टू research and found a especially situation and सॉल्विंग दी प्रॉब्लम्स। तो आप इस तरीके से बातें बोल के अपने पॉइंट को कवर कर सकते हैं कि एक्शन रिसर्च वो रिसर्च है जो हम किसी भी चीज़ को फाइंड करने के लिए अपने रिसर्च के रूप में यूज़ करते हैं। और दूसरा क्या है, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सिचुएशन को, क्रिटिकल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम एक्शन रिसर्च का जो है सहारा लेते हैं। ठीक है, अब इसके कारण जो है एक्शन रिसर्च जो है आपका कंडक्टेड होता है। अगर मैं बात बोलूँ क्लासरूम के बोल सकते हो कि ऑर्गेनिज्म के रूप में। ठीक है, यानी कि जिस तरीके से एक्शन रिसर्च होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि बहुत बार हमारे क्लासरूम में बच्चे जो है इस तरीके की हरकतें करते हैं, कूदना, ठीक है, या फिर मस्ती मजाक करना।
तो उससे क्या है, एक्शन रिसर्च हम उस तरीके से भी बोल सकते हो कि मैम आके देख लेती थी तो उस सिचुएशन में डायरेक्ट एक्शन लेती थी कि तुम नालायक को पीटोगे, तो फिर डंडे भी पड़ते थे। तो वो क्या है, एक्शन रिसर्च है, यानी कि उसी टाइम ने उन्होंने डील कर लिया, हमारे बोल सकते हो कॉमन प्रोपोज के रूप में जो है वो डील कर लिया, अप्लाइड कर लिया, अपने बोल सकते हो सिचुएशन को उसने हैंडल कर लिया, चाहे वो पीट के चाहे वो किसी भी सिचुएशन में। तो एक्शन रिसर्च वो रिसर्च होता है जो हम पर्टिकुलर किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग डील करके उसका जो सिचुएशन है उसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद हमारा आ जाता है केस स्टडी। देखिए केस स्टडी ये भी एक रिसर्च के रूप में देखा जाता है। तो ये केस स्टडी कब देखा जाता है, देखो नाम से पता चल रहा है केस स्टडी, यानी कि कोई भी केस है कि मतलब ये क्या हुआ, किस बेसिस पे हुआ। फॉर एग्जांपल जैसे कि केस की बात की जाए तो कोई एक्सीडेंट होता है बाहर, ठीक है। अब वो एक्सीडेंट कब हुआ, किसका हुआ, कितने बजे हुआ, और एक्सीडेंट जिसका हुआ वो मेल है फीमेल है, एवरीथिंग उसके बारे में आपका बोल सकते हो कि एक पर्टिकुलर स्टडी की जाती है। उसी को हम केस स्टडी कहा जाता है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। ठीक है, कि भाई क्या चल रहा है, उसकी सिचुएशन कैसा है, क्रिटिकल है या नहीं है, कब उसे हॉस्पिटल ले गया, हॉस्पिटल ले जाने के बाद कैसा उसका इलाज चल रहा है, क्या कंडीशन है, एवरीथिंग। ये क्या है, आपका केस स्टडी है। यानी कि प्रॉपर अगर किसी भी सिचुएशन के बारे में समझ कर, जान कर और उसके बारे में जब हम एनालिसिस करते हैं और उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसी को हम केस स्टडी बोलते हैं। ठीक है, और ये मेथड हमें इसीलिए यूज़ किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, ताकि हम दो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो है ना जान सके, डाटा एनालाइसिंग के लिए, फर्दर इंक्वायरीज़ के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, और तथा बोल सकते हैं कि हमारे सिचुएशंस को जानने के लिए केस स्टडी करना आवश्यक होता है। अब केस स्टडीज़ के कारण हमारा डाटा एनालाइसिंग का जो सिचुएशन है, जो हमारा इंफॉर्मेशन है, वो रिपोर्ट के तैयार करने के लिए केस स्टडी किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर हमारा बोल सकते हो कि स्टडी करके पता करता है कि भाई इसको कौन सी बीमारी है, मशीनों के माध्यम से उसके अकॉर्डिंग वो एक रिपोर्ट तैयार करता है कि भाई किस तरीके से इसके इलाज चलेंगे, किस तरीके से इसका सिचुएशन होगा। तो इसी को हम केस स्टडी के रूप में जानते हैं। अब उसके बाद हम इसमें ये भी बोल सकते हैं कि इंक्लूडिंग अगर मेथड की बात की जाए ना, तो केस स्टडी को क्रिएट करने का सबसे आसान मेथड ही यूज़ किया जाता है ताकि सबको समझ में आ जाए। बिकॉज केस स्टडी को सभी लोगों को बहुत ज़्यादा बोल सकते हो अट्रैक्टिव तरीके से पढ़ना पसंद होता है। अब केस स्टडीज़ किसी भी चीज़ पे हो सकता है, छोटे से पॉइंट्स पे भी हो सकता है, छोटी घटना पे भी हो सकता है। तो केस स्टडी में एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आर इंक्लूड इन दिस केस स्टडीज़ एंड इन दी केस स्टडीज़ ये होता है। यानी कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ना, बस उसी को, फालतू बातों को इंक्लूड नहीं किया जाता, तो वो हमारा केस स्टडी कहलाता है। क्लियर है, देख लूँगा। हाउ शुड डाटा बी कलेक्टेड, यानी कि हम डाटा को कैसे कलेक्टेड कर सकते हैं, कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स सोर्सेज साइंस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात बोलूँ तो हमारे पास राइट्स है, यानी कि ह्यूमन राइट्स है, यानी कि मानव का अधिकार है कि वो किसी भी डाटा को कलेक्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू, जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई जनगणना कर सकता है कि कितने लोग हैं, किस बेसिस पे है, कितनी जनसंख्या है, इसके अकॉर्डिंग जो है अपनी जनगणना करके वो अपने डाटा को स्टोर कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसके डाटा कलेक्टेड के जो है आपके बोल सकते हैं कुछ तरीके होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, उसी को हमें बताना है हाउ शुड डाटा बी कलेक्टेड। ठीक है, तो पहले उन्हीं डाटा के हम बात करेंगे कि कौन कौन से डाटा हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो मेनफुली अगर डाटा एनालिसिस की बात की जाए तो डाटा को इसीलिए कलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप डाटा क्यों कलेक्ट करते हो, ताकि एनालिसिस कर सको, उसकी स्टडीज़ कर सको, उसको अच्छे से जान सको। ताकि फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए कि क्लास में 100 बच्चे हैं, तो इतनी बड़ी इतनी क्वांटिटी है, तो हम क्या करेंगे, एक से लेके 10 बच्चे, एक से लेके 10 के बीच में है, फिर 20 से 30 के बीच में है, इस तरीके कर लेंगे, कैटेगरीज बांट लेंगे। तो ये एक डाटा हो गया। डाटा किसी भी कॉन्सेप्ट को इजी कर देता है समझने के लिए, अंडरस्टूड करने के लिए, कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझने के लिए डाटा जो है वो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आसान कर देता है, इसीलिए हमें डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। तो हमारा इसका जो है पहला पॉइंट है आपका क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा वो डाटा होता है जिसे हम, अगर मैं बात बोलूँ,
टाइपिकली डाटा इज कलेक्टेटिव डाटा, ठीक है। अब जैसे में हम इसमें आप बोल सकते हो कि सीधी सीधी बात बोला जाए तो जो टाइपिकली आपका देखा जाए, जो टाइप करके हम डाटा को कलेक्ट करते हैं कि भाई ये आपका है न्यूमेरिकल्स के अकॉर्डिंग आपके पर्टिकुलर, जैसे कि हम वीडियोग्राफी करते हैं, फ़ोटो शूट करते हैं, तो वो भी एक डाटा ही है, वो भी एक डाटा ही है। डाटा का मतलब क्या होता है, एक रिकॉर्ड। भाई वो भी तो एक रिकॉर्ड है कि भाई हाँ हम यहाँ पे गए थे तो ये इसकी यादें हैं। तो डाटा जस्ट लाइक ए रिमेम्बरेबल एंड जस्ट फॉर एज अ रिकॉर्ड, उसे हम डाटा के रूप में देखते हैं, ठीक है। अब डाटा बेसिकली क्या, हाँ बोलिए। तो उसके बाद अगर मैं बात बोलूँ क्वालिटेटिव डाटा जो होता है इसका मेथड क्या होता है डिस्क्राइब करने का, तो पहले इवेंट्स हो जाएगा, पीपल का स्पेसिफाई व्यवस्था हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका रिलेशन होगा, बिहेवियर हो गया, जिस पे एक बस बोला जाए तो पर्टिकुलर एक जो ह्यूमन नेचर है वो पर्टिकुलर टिका हुआ है, तो उसके हम डाटा देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे कई बार हम ऐसे बोलते हैं ना, अरे यार इसके आने के बाद ना वो बदल गया, इसकी शादी हो जाने के बाद ना भाई बदल गया, तो मतलब क्या है, तो आप उसकी याद रख रखे हो अपने मेमोरी में, अपने दिमाग में स्टोर कर रखे हो कि अच्छा ये पहले ऐसे था लेकिन अब एज प्रेजेंट टाइम इसका जो बिहेवियर है ऐसा हो गया, तो ये भी एक जस्ट लाइक ए डाटा है। तो उसके बाद हमारा बोल सकते हो कि डाटा को आपका पोटेंशियल स्ट्रेंथ के रूप में देखा जाता है। पोटेंशियल स्ट्रेंथ जिसमें हम एक्सेल के रूप में टेलिंग जस्ट लाइक ए स्टोरी, ठीक है, हम एक स्टोरी के रूप में भी देख सकते हैं डाटा कि हमारा जो एक कोई भी हम कहानी गढ़ते हैं, कोई भी एक स्टोरी हमने पढ़ रखा है या फिर कोई भी हमारे जीवन में कोई घटना घटित हुआ है, तो उस घटना के कारण भी हमारा एक ब्रेन है ना कुछ स्टोर कर रखा है, कुछ एक डाटा जस्ट लाइक ए डाटा के रूप में वो स्टोर कर रखा है, तो उसी को हम पोटेंशियल स्ट्रेंथ के रूप में देखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारा जो है इसमें आपका आ जाता है कि फोकस ऑन नंबर रैंकिंग अलोन कैन ओवर सिंप्लीफाई लीड्स, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो हम अपने बोल सकते हो कि नंबर पे फोकस करते हैं कि हमारा रैंक कितना आया है, वो भी तो एक डाटा ही है। तो ये आपका क्या है, डाटा का एक स्टोरेज रूप में जो है पर्टिकुलर क्वेश्चन है, हाउ शुड डाटा बी कलेक्टेड, हम अपने डाटा को कैसे कलेक्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात की जाए तो हमारा क्वालिटेटिव डाटा हो गया, उसके बाद पोटेंशियल स्ट्रेंथ हो गया, उसके बाद आपका जस्ट लाइक एग्जांपल के रूप में देखा जाए तो हमारा कोई भी डिजीज़ होता है, जैसे कि कोविड आया था, कोविड यानी कि कोरोना आया था, कोरोना भी तो डाटा बना भाई कि इतने लोगों की मृत्यु हुई, तभी तो हमें पता चल रहा था कि हाँ भाई आज इतने लोग मर रहे हैं, तो हमें पता क्या चल रहा है, कैसे पता चल रहा था, डाटा इकट्ठा किया जा रहा था तभी तो ये आपका क्या है, पोटेंशियल स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो ये हमारा एक डाटा के रूप में था क्वेश्चन। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर इसे भी आप अच्छे से कर लेते हो तो आपका बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सोर्सेज ऑफ डाटा शुड बी यूज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, यानी कि जो डाटा होता है उसके सोर्सेज क्या है कि हम उसके बोल सकते हो डाटा स्टोर के लिए इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो पहली बात यह है कि तो हमारा इसमें आ जाएगा टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज होते हैं, डेट इज फॉलोइंग टू स्ट्रेंथेबल एंड बोल सकते हो गैदरर, ठीक है, जो जनरल रूप में देखे जाते हैं, ठीक है। तो हमारा पहले आ जाता है प्री एग्जिटिंग और ऑफिशियल डाटा, जिसे हम ऑफिशियल डाटा या फिर प्री एग्जिटिंग बोलते हैं। इन दोनों में से दोनों का मतलब एक ही है। देखिए ऑफिशियल डाटा इज अ इंफॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी बिन डॉक्यूमेंटेड। जो ऑफिशियल डाटा होता है ना वो डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग होता है। डॉक्यूमेंट इट मीन्स जस्ट वो नंबर वगैरह सब चीज़ होता है, मेंशन होता है। जैसे कि भाई आपका क्या है डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं ना, जैसे कि अगर मैं बात बोलूँ तो आप कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी वर्क प्लेस पे जाओ तो वहाँ पे आपको पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट दिया जाता है कि इसके बेसिस पे हमें डाटा क्रिएट करना है, इसके बेसिस पे हमें कंपनी क्रिएट करना है। तो क्या है डाटा एक जस्ट डॉक्यूमेंट के रूप में ऑफिशियल एंगल में देखा जाता है। ऑफिशियल यानी कि शिक्षित लेवल पे या फिर बोल सकते हो एज अ प्रूफ के रूप में। ऑफिशियल का मतलब होता है कि जॉब या फिर जहाँ पे वर्क कर रहे हो वहाँ के अकॉर्डिंग, उसे हम ऑफिशियल बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद ये डाटा इसीलिए हमें डॉक्यूमेंट के रूप में रखा जाता है बिकॉज डॉक्यूमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एज पर प्रूफ डॉक्यूमेंट इज
एक्सेप्ट बाय एवरी पर्सन जस्ट लाइक ए प्रूफ। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट क्या है, एक प्रूफ के एंगल में सभी इंसान जो है ना एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, प्रॉपर्टी परचेज करते हो, तो वो अगर मान लो कि डॉक्यूमेंट नहीं दिया तो आपका क्या है, खरीदे कहलाओगे, नहीं कहलाओगे। बेशक आपने पैसे दिए भी क्या, तो वो प्रूफ के एंगल में होता है डॉक्यूमेंट, और डाटा इसीलिए प्रूफ के एंगल में रखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हमारा सर्वे डाटा। अब सर्वे डाटा क्या होता है, किसी भी चीज़ में हमें सर्वे करने के लिए हेल्प करता है। जैसे कि एक सर्वे होता है, जैसे कि जनसंख्या भारत में इतनी है, तो वो सर्वे होने के बाद ही तो डाटा इकट्ठा होता है कि भारत में इतनी जनसंख्या है, इतने पुरुष है, इतने महिला है, इतने शिक्षित है और इतने अशिक्षित है। ये सब चीज़ डाटा के अकॉर्डिंग ही तो पता चलता है, अदरवाइज हमें कैसे पता चलेगा, समझ रहे हो। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, जब हम when we have to take a survey and any particular area to collect our data to realize and also publish any situations। ठीक है, तो हम उसमें क्या बोलते हैं कि हम किसी भी सिचुएशन में जो है, किसी भी एरिया में हम सर्वे करते हैं, तो हम उसमें फील करते हैं कि इतने लोगों का ये व्यवसाय कर रहे हैं, ये जॉब कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, इतनी महिलाएं, इतने पुरुष हैं, इतने शिक्षित लोग हैं, इतने अशिक्षित लोग हैं। तो ये क्या है, एक सर्वे के रूप में हम डाटा इकट्ठा करते हैं, ताकि जो है हम उनके अकॉर्डिंग जो है बोल सकते हो कि लीगल वे में कोई कॉन्सेप्ट या फिर कोई थ्योरी व्यवस्था के रूप में जो है उनको आगे बढ़ाने के लिए कानून का निर्माण कर सके। ठीक है, तो ये क्या है, आपका डाटा है। अब उसके बाद हमारा क्या है, फोकस ग्रुप एंड इंटरव्यूज़। अब देखो इंटरव्यूज़ लेते समय भी ना हमें डाटा के रूप में पूछा जाता है। अब देखो इंटरव्यूअर जो होता है वो आपका बायोडाटा पूछता है कि भाई आपका क्या है, तो डाटा क्या है। फॉर एग्जांपल आप किस बेस पे करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हो जॉब, ये सब क्या है, एक डाटा ही तो है, एक इन्फॉर्मेशन। डाटा इज जस्ट लाइक ए इंफॉर्मेशन एज पर डिजिट। ठीक है, डाटा एक इंफॉर्मेशन के रूप में भी देखा जाता है, सिंपल लैंग्वेज है, ध्यान रखिएगा। ऐसा बोलते हैं ना डाटा स्टोर, यानी कि इंफॉर्मेशन स्टोर किया गया है, तो इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग भी देखा जाता है। उसके बाद फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप की बात की जाए तो देखो आप इंटरव्यूअर के देखिए, फैसिलिटीज़ की बात की जाए, वो इंटरव्यू लेते समय क्या है, उनका एक फोकस होता है कि हमें क्या पुट आउट करना है। ठीक है, और जो फोकस किसी सामने वाले बोल सकते हो व्यक्ति का होता है, तो वो इंटरव्यू क्रैक कर लेता है, अदरवाइज क्या है, फंस जाता है वहाँ पे। तो ये आपका जो है डाटा को बोल सकते हो कि हम यूज्ड इंफॉर्मेशन के रूप में कैसे करते हैं, क्यों इंफॉर्मेशन के रूप में हम डाटा को यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट सब हेडिंग है इंटरव्यूज़। ठीक है, इंटरव्यू इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, यानी कि जब हम डाटा जो है हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू के दफ़ा या फिर दौरान या फिर टाइम, तो उस समय हमें क्या है ना, जो एक आंसर मिलता है ना, एक स्टैंडर्ड लेवल का मिलता है, तभी तो हम सेलेक्ट कर पाते हैं किसी को, अदरवाइज जो है हम सबको रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये था हमारा डाटा को यूज करके इंफॉर्मेशन कैसे लेना है, डाटा के अकॉर्डिंग हमें इंफॉर्मेशन कैसे लेना है, ये उसके बेसिस पे क्वेश्चन था। तो ये दो क्वेश्चन थे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, क्लियर है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, और ये भी बोल सकते हो कि क्वालिटेटिव डाटा के ऊपर ही है। क्वालिटेटिव डाटा यानी कि क्वालिटी बेस, यानी कि ठीक है। तो देखिए हमारा ये क्वेश्चन है, डिस्कस वेरियस फोकस ऑफ क्वालिटेटिव सैम्पलिंग टेक्निक्स। अब सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, SAMPLING का मतलब क्या होता है, नमूना। यानी कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो तर्क वितर्क जो रखिए जो हमारा क्वालिटेटिव डाटा के जो टेक्निक है उसके बारे में बताते हैं, वे रखना है। ठीक है, तो क्वालिटेटिव डाटा जस्ट लाइक ए रिसर्च, जैसे मैंने आपको ऊपर ही बता ही दिया, वो एक रिसर्च के रूप में छानबीन करने के लिए हमारा जो है क्वालिटेटिव डाटा को बोल सकते हो लिया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और उसके नमूना यानी कि सैम्पलिंग का बोल सकते हो एनालिसिस करने के लिए, एनालिसिस का मतलब होता है छानबीन करना, उसके बारे में स्टडी करना। ठीक है, तो वो हमारा देखने को मिलता है, जिसमें हम प्रपोजफुल सैम्पलिंग देखते हैं। प्रपोजफुल सैम्पलिंग इज ऑल्सो परपोजिव व्यवस्था के रूप में देखते हैं, जिसमें हम क्या बोलते हैं ना, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ ना, तो जो सैम्पलिंग होता है, जो नमूना होता है किसी भी डाटा का, वो डाटा के अकॉर्डिंग जो है ना हम अपने सिचुएशंस को डील कर पाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के रूप में देखा जाए तो कोरोना हुआ था, तो कोरोना का एक बोल सकते हो एनालिसिस डाटा किया गया था कि भाई रोज़ इतनी जनसंख्या मर रही है,
तो हम उसके अनुसार क्या है सतर्क थे। आज ज़्यादा मरी, हे भगवान कोरोना ज़्यादा बढ़ रहा है, हम घर से बाहर नहीं निकल रहे, यानी क्या है, यानी कि जो भी डाटा मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम सतर्क भी हो जाते हैं, एक्टिव भी हो जाते हैं या अवेयर भी हो जाते हैं, समझ रहे हो। और उसके तभी जो है हम उसके अकॉर्डिंग हम डील करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अलाइंस की बात की जाए तो जो हमारा डाटा है ना, कभी बढ़ता है कभी घटता है, कभी ऊंचा होता है कभी मीडियम होता है, कभी इक्वल रहता है कभी बराबर होता है, सब चीज़ को है डाटा कभी भी मेंटेन नहीं रहता। अब मान लीजिए कि पिछली साल जो गर्मी थी, क्या इस साल वैसे ही गर्मी है? नहीं, इस साल और ज़्यादा है। पिछली हाँ, पिछली बार जो है कम थी लेकिन इस बार और ज़्यादा है, अगली बार और ज़्यादा होगा। तो मतलब क्या है, कुछ कुछ चीज़ें जो होती है ना कॉन्टिन्यूस, मतलब लगातार बढ़ती रहती हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है घटती भी है लगातार, बढ़ती भी है, घटती भी है लगातार, बढ़ती भी है। जैसे कि अगर मैं बात बोलूँ, गाड़ी की स्पीड हो गया भाई, 80 भी जा सकती है, 60 भी रह सकती है, 80 से ऊपर भी जा सकती है, 50 भी आ सकती है। तो मतलब क्या है, जो आपके बोल सकते हैं कि जो डाटा होता है वो पॉइंट टू पॉइंट जो है इंक्रीज एंड डिक्रीज होता रहता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू डील एंड अकॉर्डिंग टू डिमांड। अगर डाटा की बात की जाए तो डाटा, अगर मैं बात बोलूँ तो उसकी भी डिमांड हमारे मार्केट में की जाती है फॉर सेलिंग, यानी कि आज के टाइम पे डाटा को बेचा जाता है। कहा जाता है ना कि यार बहुत क्राइम हो रहा है, जहाँ पे इंसान के फ़ोन को हैक करके उसके डाटा को बेच दिया जाता है, या फिर बोल सकते हो कि उसे ब्लैकमेल किया जाता है। तो ये सारी बातें आप इसमें बाकायदा लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके साथ साथ ये हमारा जो सेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ये हमारा कंप्लीट होता है सेशन। अगर इन्हीं क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेते हो तो आपका पूरा एग्ज़ाम अच्छे से कवर हो जाएगा।